दोस्तों, आज जिस बैंक रॉबरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उससे सुनने के बाद कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि एक बाल काटने वाला नाई कैसे पूरा बैंक लूट सकता है, और वो भी अकेले। उसने बैंक वॉल्ट से 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलकर उनमें से पैसे, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी पेपर्स निकाले और बैंक कर्मचारी की नज़रों के सामने से उन पैसों को लेकर फरार हो गया। कहानी शुरू होती है 13 अप्रैल 1981 की सुबह, जब शिकागो के एक बैंक में अटेंडेंट बैंक खोलने के बाद जाकर वॉल्ट खोलती है, जहां देखने में सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी कुछ ही देर बाद उनके बैंक में एक कस्टमर आई और अटेंडेंट से कहती है उसे अपना सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलना है, और अटेंडेंट उस कस्टमर के साथ वॉल्ट में चली जाती है उसके सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलने के लिए। और जैसे ही अटेंडेंट उस कस्टमर के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में चाबी लगाती है, चाबी लगाते ही उसका लॉक टूटकर डिपॉजिट बॉक्स के अंदर चला जाता है और डिपॉजिट बॉक्स में एक होल हो जाता है, जिसे खोलने पर यह पता चलता है कि उसमें से सारे पैसे और सारे कीमती सामान भी गायब हैं। अटेंडेंट इस बात से घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से बैंक के कर्मचारी और गार्ड्स दौड़कर वॉल्ट में पहुंचते हैं और बाकी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को भी चेक करते हैं। और फिर जो उनके सामने आता है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके बैंक वॉल्ट के 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स तोड़कर उनमें से सारा कीमती सामान चुरा लिया गया था, और इतनी सफाई और इतनी चालाकी से किया गया था कि किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि उनके बैंक में इतनी बड़ी चोरी हो चुकी है। सबसे चौंका देने वाले सवाल ये थे कि आखिर चोर उस वॉल्ट के अंदर घुसा कैसे, और कैसे सारे लॉक्स टूटने के बाद भी वो बाहर से देखने में बिल्कुल सही लग रहे थे, जैसे उन्हें छुआ ही नहीं गया हो। ये कहानी है अमेरिका के शिकागो के एक छोटे से शहर बैरिंगटन की, जहां एक ही बैंक हुआ करता था जिसका नाम था फर्स्ट नेशनल बैंक, जो फेडरल बैंक का ही एक ब्रांच था। उस वक्त बैंक में जो भी वॉल्ट हुआ करते थे वो टाइम लॉक के हिसाब से काम करते थे। मतलब कि बैंक मैनेजर को एक टाइम तय करना होता था कि इस समय से लेकर इस समय तक वॉल्ट बंद रहेगा, और एक बार टाइम लॉक के हिसाब से ये वॉल्ट बंद हो जाए तो फिर उन्हें कोई भी नहीं खोल सकता, फिर चाहे किसी के पास उसकी चाबी क्यों ना हो। इसका मतलब ये था कि बैंक अगर शाम को 5 बजे बंद होता और सुबह 9 बजे खुलता था, तो इसके बीच का जो 16 घंटे का समय था उसमें टाइम लॉक के हिसाब से प्रोग्राम किया जाता था। इस बीच वॉल्ट को कोई भी नहीं खोल सकता था, और इसी तरह वॉल्ट को सैटरडे को भी टाइम लॉक लगाकर बंद कर दिया जाता था, ताकि संडे की छुट्टी के बाद उसे सीधा मंडे को खोला जाए। और इसलिए अटेंडेंट 11 अप्रैल 1981 की शाम को, जो कि सैटरडे का दिन था, उस दिन भी वॉल्ट को मंडे तक का टाइम लॉक लगाकर चली जाती है। वॉल्ट में जो भी सेफ डिपॉजिट बॉक्स थे उन्हें बहुत हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में रखा जाता था, क्योंकि लोग उनमें अपना बहुत कीमती सामान रखते थे, और इसलिए उसे खोलने के लिए 2 चाबियों की ज़रूरत पड़ती थी। एक चाबी कस्टमर के पास होती थी और दूसरी वॉल्ट अटेंडेंट के पास, और दोनों चाबियां एक साथ लगाने पर ही उससे डिपॉजिट बॉक्स को खोला जा सकता था। और इसीलिए 13 अप्रैल 1981 की सुबह वॉल्ट अटेंडेंट और कस्टमर दोनों एक साथ सेफ डिपॉजिट बॉक्स में अपनी अपनी चाबियां लगाते हैं, तो उस सेफ्टी बॉक्स का सिलेंडर लॉक टूटकर उस बॉक्स के अंदर चला जाता है, और तब उन्हें पता चलता है कि इस सेफ डिपॉजिट बॉक्स के साथ साथ 74 सेफ डिपॉजिट बॉक्स और भी लूट लिए गए हैं। उस चोर ने इन सेफ डिपॉजिट बॉक्स को इतनी सफाई से तोड़ा था कि देखने पर लग ही नहीं रहा था कि इन्हें तोड़कर इनमें से सामान चोरी किया गया है। यहाँ तक के टूटे हुए लॉक्स भी अपनी जगह पर वैसे ही थे, पर जैसे ही उन्हें छुआ जाता वो सेफ बॉक्स के अंदर गिर जाता। ऐसा लग रहा था जैसे चोर ने सब कुछ अपनी चोरी छुपाने के लिए किया था, और वो ये नहीं चाहता था कि इस चोरी के बारे में जल्दी पता चल पाए। तभी बैंक इस पूरी चोरी की जानकारी पुलिस को देती है, और पुलिस के साथ साथ FBI भी इस तहकीकात में शामिल हो जाती है, क्योंकि फेडरल बैंक से जुड़ा मामला था। पुलिस को तहकीकात में पता चलता है कि उस चोर ने जो प्रॉपर्टी पेपर चुराए थे उनकी कीमत लगभग $1 मिलियन थी। पर एक सवाल था जो पुलिस को लगातार परेशान कर रहा था, और वो ये था कि आखिर ये चोर उस वॉल्ट के अंदर घुसा कैसे, क्योंकि न तो वहाँ की दीवार में कोई सुराख था और ज़मीन में कोई सुरंग थी, और वॉल्ट का दरवाज़ा भी बाहर से लॉक था, जिस पर कोई तोड़फोड़ के निशान भी नहीं थे। साथ ही साथ पुलिस को वहाँ पर एक पुरानी अलार्म क्लॉक, हथौड़ी, प्लायर, जिसका इस्तेमाल सेफ बॉक्स को तोड़ने के लिए किया गया था, और एक पेशाब से भरी बोतल भी मिलती है, जिससे पुलिस की परेशानी और भी बढ़ गई, और वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर ये माजरा क्या है। पुलिस को मौकाए वारदात पर मिले सबूतों ने भी इतना उलझा दिया था कि सारी कोशिशों के बावजूद भी वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे।
और इसलिए वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर में इसे एक परफेक्ट चोरी, एक परफेक्ट क्राइम कहा जाने लगा। पर जो सबसे चौंकाने वाला सच सामने आया वो ये था कि इस परफेक्ट चोरी को अंजाम देने वाला कोई गिरोह नहीं था, बल्कि सिर्फ एक शख्स था जो पेशे से एक नाई था, जिसका काम था लोगों का बाल काटना, और उसका नाम था विलियम स्मार्टो। विलियम, जो कि एक पेशेवर चोर था, उसने इससे पहले भी कई और बैंक डकैतियों को अंजाम दिया था, पर ये उसकी अब तक के सबसे कामयाब और बड़ी बैंक डकैती थी। हालांकि वो एक लेडीज़ हेयर सैलून में हेयर ड्रेसर का काम करके काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेता था, मगर उसे चैलेंज और रिस्क लेने का नशा था, और इसलिए वो सारे बैंक डकैतियों को अकेले करता था, जिसमें उसकी मदद उसका भाई करता था, जिसका नाम था विंसेंट। वो दोनों उन बैंक्स को निशाने पर लेते थे जो बैंक्स ऐसे एरियाज़ में होते थे जहां बहुत अमीर लोग रहते थे। इसका साफ मतलब था बैंक जितने अमीर इलाके में होंगे वहां डिपॉजिट भी होंगे, जिसमें अमीरों का कीमती सामान भी होगा। इसलिए वो बैरिंगटन के फर्स्ट नेशनल बैंक को चुनते हैं, क्योंकि वो ऐसे इलाके में था जहां आसपास बहुत अमीर लोग रहते थे। और तभी वो दोनों इस बैंक को लूटने का एक प्लान बनाते हैं। इस चोरी से 10 दिन पहले दोनों फर्स्ट नेशनल बैंक के अंदर जाते हैं और वहां एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स को रेंट पर लेते हैं, और वहां पर अपना नाम और पता जो रजिस्टर करवाया है वो फर्जी होता है, क्योंकि विलियम दिखने में काफ़ी अच्छा था और उसका बातचीत करने का तरीका भी लोगों को प्रभावित कर देता था। इसलिए उसने वॉल्ट अटेंडेंट से भी बातों ही बातों में दोस्ती कर ली, और फिर दोनों भाई अक्सर बैंक के चक्कर लगाने लगे, कभी वॉल्ट में कुछ जमा करने के बहाने से और कभी वॉल्ट अटेंडेंट से मिलने के बहाने से। बार बार बैंक जाने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि वहाँ के लोग उन्हें पहचानने लगे और सबसे उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाए, और साथ ही साथ वो वॉल्ट अटेंडेंट पर भी नज़र रख सकें कि वो कितने बजे लंच करने जाती है, क्या क्या काम करती है और कितने बजे घर के लिए निकलती है। विलियम और उसके भाई विंसेंट ने बैंक में एक बात और नोट करी कि जब भी बैंक वॉल्ट खोला जाता तो उसका दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता, क्योंकि जब भी सेफ बॉक्स में कोई भी कस्टमर अपना कीमती सामान रखने के लिए जाता तो वॉल्ट अटेंडेंट उसकी आईडी चेक करती और उसके साथ वॉल्ट के अंदर चली जाती, जहां दोनों अपनी अपनी चाबियां लगाकर सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोलने के लिए, जिसके बाद वॉल्ट अटेंडेंट वॉल्ट के बाहर आ जाती ताकि कस्टमर प्राइवेसी के साथ अकेले में अपना कीमती सामान निकाल सके और रख सके। और इसलिए जब विलियम वॉल्ट के अंदर जाता अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोलने तो वहां उसके सिवाय कोई और नहीं होता, और तभी वो दूसरे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के लॉक्स को भी चेक करता कि उन्हें कैसे तोड़ा जाए और उसे तोड़ने के लिए क्या क्या औजार लगेंगे। और इसी सब के बीच विलियम बैंक के एक सबसे बड़ी कमी को पकड़ लेता है, और वो ये थी कि वॉल्ट में एंट्री के वक्त जो कस्टमर की आईडी चेक होती थी, मगर जब वो वॉल्ट से वापस बैंक से बाहर जाते थे तो उनका कोई आईडी चेक नहीं होता था। अब विलियम के लिए जो सबसे ज़रूरी काम था वो ये था कि कैसे अपने औजार को बैंक वॉल्ट के अंदर ले जाए और छुपाया जाए, और उसके लिए वो चुनता है अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स को। और अगले ही दिन वो कुछ औजार अपने बैग में भरता है और लेकर बैंक पहुंच जाता है, जहां वॉल्ट अटेंडेंट उसका सेफ्टी बॉक्स खुलवा कर वॉल्ट के बाहर चली जाती है, और तभी अकेले में वो अपने औजार उसे सेफ्टी बॉक्स में रख देता है। हालांकि वो अपने औजार कभी पूरे एक साथ नहीं लाता था, एक एक करके ही उन्हें सेफ डिपॉजिट बॉक्स में जमा कर रहा था ताकि किसी को उस पर कोई शक न हो। ऐसा करते करते उसका पूरा सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स औजार से भर गया था, मगर उसे अभी और औजारों की ज़रूरत थी, जिसमें से कुछ औजार तो इतने बड़े थे कि वो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में भी नहीं आ पाते अगर वो खाली भी होता तो। विलियम ने बैंक के लोगों को ये भी बता रखा था कि वो एक पेंटिंग डीलर है, इसलिए उसे अक्सर वॉल्ट में काफी बड़ा सामान रखने की जरूरत पड़ती है, और इसलिए जब वो बैग में औजार भर कर लाता तो सबको यही लगता कि बैग में उसकी पेंटिंग है और किसी को उस पर कोई शक नहीं होता। पर विलियम के लिए अब भी जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो ये थी कि बड़े औजार को कहाँ छुपाया जाए। तभी उसकी नज़र वॉल्ट के फॉल सीलिंग पर पड़ती है, जहाँ मरम्मत न होने की वजह से उसमें कुछ गैप था, जहाँ से वो आसानी से अपना सारा सामान और औजार उस फॉल सीलिंग के अंदर छुपा सकता है। और वो अपने सारे बड़े औजार, टॉर्च, लाइट, खाना और जो भी सामान की ज़रूरत उसे लगने वाली थी इस चोरी को अंजाम देने के लिए सब लाकर उस फॉल सीलिंग में छुपा देता है। अब जो आखिरी काम बचा था वो था बैंक के अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट करना,
हालांकि इस बैंक के अलार्म सिस्टम को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि अगर कोई वॉल्ट के दीवार या जमीन को हथौड़े से तोड़कर उसमें घुसने की कोशिश करेगा तब ये अलार्म फौरन बजने लगेगा। हालांकि विलियम का जो चोरी का प्लान था उसमें न तो कोई दीवार तोड़ने की जरूरत थी और न ही कोई जमीन खोदने की जरूरत थी, पर फिर भी उसे ये डर था कि अगर सेफ डिपॉजिट बॉक्स को तोड़ने में अलार्म बजने लगा तो वो पकड़ा जा सकता है और इससे बचने के लिए उसे अलार्म के साउंड एक्यूमुलेटर को खराब करना था, जिसे वो बहुत आसानी से खराब कर देता है। पर विलियम बहुत चालाक था और वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बस एक अलार्म को खराब करने से कुछ नहीं होगा और उसे बैंक के दूसरे छुपे हुए अलार्म सिस्टम को भी ढूंढना होगा, क्योंकि उसे उससे भी खतरा था। वो बैंक में छुपे अलार्म सिस्टम को ढूंढने के लिए एक अलार्म क्लॉक लेकर आता है और उसमें रात को 3 बजे का अलार्म लगाकर वॉल्ट के फॉल्स सीलिंग में छुपा देता है। और जैसे ही 3 बजे अलार्म बजता है, बैंक के सारे छुपे हुए अलार्म सिस्टम भी बजने लगते हैं और पुलिस फौरन बैंक पहुंच जाती है। ये सब कुछ विलियम बैंक के बाहर छुप कर देख रहा था और उसे ये कंफर्म हो जाता है कि बैंक में और भी छुपे हुए अलार्म है और तभी पुलिस वहां से वापस चली जाती है, क्योंकि उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। और इसके 2 दिन बाद ही वो बैंक के बचे हुए अलार्म सिस्टम को ढूंढकर उन्हें डीएक्टिवेट कर देता है और उसे कंफर्म करने के लिए दोबारा फिर से रात 3 बजे अलार्म लगाकर फॉल्स सीलिंग में रखता है, जहां रात को 3 बजे अलार्म भी बजता है मगर कोई पुलिस नहीं आती। इसका साफ मतलब था कि अब बैंक में सारे अलार्म सिस्टम डीएक्टिवेट हो चुके थे। 11 अप्रैल 1981 की सुबह विलियम बैंक पहुंचता है और अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स में अपना सामान रखने की बात वॉल्ट अटेंडेंट से करता है, जिस पर वॉल्ट अटेंडेंट उसका सेफ डिपॉजिट बॉक्स खुलवाकर वहां से चली जाती है और फिर उस वॉल्ट से विलियम गायब हो जाता है। चूँकि विलियम के भाई विंसेंट ने बाहर वॉल्ट अटेंडेंट को अपनी बातों में उलझा कर रखा था और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वॉल्ट के अंदर जाने वाले की ही एंट्री होती थी मगर बाहर जाने वाले की कोई एंट्री नहीं होती थी, इसलिए वॉल्ट अटेंडेंट का ध्यान विलियम की तरफ ही नहीं जाता कि वो वॉल्ट से बाहर आया कि नहीं। और जब उसे वॉल्ट के अंदर कोई नहीं दिखता तो वो वॉल्ट को बाहर से बंद कर देती है। ये सोच करके विलियम शायद चला गया होगा। अब इसके बाद जो हुआ उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे कोई शख्स इस तरह से बैंक को लूट सकता है। विलियम ने इस बैंक को ऐसे ही नहीं चुना था, बल्कि इसके पीछे एक खास वजह थी और वो ये थी कि इस बैंक के वॉल्ट में सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की जो अलमारियां थी वो इस तरह से रखी हुई थी कि जहां वो खत्म हो रही थी वहां खाली जगह बन गई थी और एक अलमारी ने दूसरे अलमारी को इस तरह से कवर किया हुआ था कि वहां न किसी का ध्यान जाता था और न ही किसी की नज़र पड़ती थी। और इसी का फायदा उठाकर विलियम उस सेफ डिपॉजिट बॉक्स के अलमारियों पर चढ़कर और उस खाली जगह में जाकर छुप जाता है और इसी तरह पूरा दिन गुजर जाता है और शाम को वॉल्ट अटेंडेंट वॉल्ट को मंडे तक का लॉक लगाकर चली जाती है। अब विलियम के पास 11 अप्रैल यानी सैटरडे की पूरी रात और संडे का पूरा दिन था इस वॉल्ट को लूटने के लिए और शुरुआत होती है उस चोरी की जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विलियम को जब इत्मीनान हो जाता है कि अब बैंक बंद हो चुका है और सब लोग बैंक से जा चुके हैं, तब वो उस खाली जगह से बाहर निकलता है और अपना टॉर्च जलाता है और अपने जो भी औजार उसने सेफ डिपॉजिट बॉक्स और फॉल्स सीलिंग में छुपाए थे उन सबको बाहर निकालता है। वो अपने साथ स्टेप बोल्ट्स भी लाया था जो बिल्कुल सेफ डिपॉजिट बॉक्स के लॉक के साइज के हिसाब से मॉडिफाई किए गए थे, ताकि चोरी के बाद वो इन बॉक्स को बोल्ट के मदद से फिर वहीं लगा सके, जिससे सेफ बॉक्स में कोई डैमेज नजर न आए और किसी को कोई शक न हो। और इसी तरह उसने एक एक करके सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोलना शुरू किया। वो इस बात का ख्याल रख रहा था कि लॉक्स तोड़ने के दौरान सेफ्टी बॉक्स में किसी तरह की कोई टूट फूट या कोई नुकसान न हो। हालांकि अंधेरे में इतने सारे सेफ बॉक्स को सावधानी बरतते हुए तोड़ना उसे बहुत थका दे रहा था और इसलिए वो बीच बीच में खा पी रहा था ताकि उसे थकान महसूस न हो। और उसने सैटरडे के रात को इसलिए भी चुना था कि ताकि अगले दिन संडे को वो आसानी से पूरा दिन इस चोरी को अंजाम दे सके। विलियम चोरी के दौरान साथ ही साथ टूट फूट में जो भी कचरा जमीन पर गिर रहा था उसे भी साफ करता जा रहा था और अपनी चोरी पूरी करने के बाद वो उन 74 सेफ बॉक्स को वापस लगाता है और जो बोल्ट वो लाया था उनकी मदद से उन सेफ बॉक्स के लॉक्स को वापस उसमें लगा देता है, जिससे किसी को भी देखने में ये न लगे कि उनके बॉक्स तोड़ दिए गए हैं। मगर जैसे ही उनमें चाबी लगने जाती वो लॉक्स निकल कर गिर जाते
विलियम उसके बाद अपने सारे औजार फिर से फॉल्स सीलिंग में छुपाता है और सारा लूट का माल अपने बैग में भरता है और दोनों सेम बॉक्स अलमारी के बीच खाली जगह में जाकर फिर से छुप जाता है और साथ ही साथ एक छोटा सा शीशा उस अलमारी पर इस तरह से रखता है ताकि अगले दिन वॉल्ट में जो भी हो वो उस पर नजर रख सके। और फिर 13 अप्रैल 1981 मंडे की सुबह बैंक खुलता है, जिसके बाद वॉल्ट अटेंडेंट आकर वॉल्ट खोलती है और अंदर जाती है, जहां देखने में सब कुछ सही लग रहा था। और इसी दौरान विलियम शीशे में उस अटेंडेंट पर नजर रखे हुआ था और जैसे ही अटेंडेंट वॉल्ट के बाहर जाती है वो कंस्ट्रक्शन मजदूर में पहने जाने वाले कपड़े पहनकर उस खाली जगह से बाहर निकलता है, क्योंकि उस बैंक में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। और इसी का फायदा उठाकर वो लूट के भरे बैग लेकर बैंक के लोगों के सामने से बाहर निकल जाता है। और किसी को इसलिए शक नहीं होता क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से बैंक के अंदर मजदूरों का आना जाना लगा हुआ था, क्योंकि विलियम का भाई विंसेंट बैंक के बाहर कार लेकर उसका इंतजार कर रहा था। विलियम उन लूट के भरे बैग को लेकर कार के डिग्गी में रखता है और वो दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। विलियम एक ऐसी बैंक रॉबरी को अंजाम दे चुका था जो बहुत ही हैरत अंगेज थी और उसने जो तरीका अपनाया इस बैंक को लूटने का वो इतना परफेक्ट था कि पूरे बैंक में किसी को कोई भनक तक नहीं लगी और इसलिए इसे एक परफेक्ट चोरी, एक परफेक्ट क्राइम कहा जाने लगा। पर क्या विलियम को कभी पकड़ा गया? क्योंकि ये बैंक फेडरल बैंक की ही एक ब्रांच थी, इसलिए एफबीआई और पुलिस इसकी तहकीकात में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे और इसलिए उन्होंने वॉल्ट के हर कोने की फोटोग्राफ्स ली और उनकी फॉरेंसिक टीम ने भी फिंगरप्रिंट्स को ढूंढने के लिए वॉल्ट का चप्पा चप्पा छान मारा। उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तहकीकात के दौरान पुलिस को जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी वॉल्ट के अंदर मिलने वाली अलार्म क्लॉक। और जब उन्हें ये पता चलता है कि वॉल्ट का अलार्म सिस्टम डीएक्टिवेट है तो उन्हें ये समझने में देर नहीं लगती कि ये अलार्म क्लॉक यहाँ क्यों रखी है और ये एक बहुत वेल प्लान्ड चोरी थी। तब पुलिस एक थ्योरी पे पहुंचती है, बिना वॉल्ट के अंदर आए कोई इतनी बारीकी से सारी चीजें प्लान नहीं कर सकता और न ही अलार्म सिस्टम डीएक्टिवेट कर सकता है। इसका साफ मतलब था कि चोरों ने पहले सेफ डिपॉजिट बॉक्स रेंट पर लिया होगा और इन लूटे गए 74 सेफ डिपॉजिट बॉक्स में से कोई एक बॉक्स उन चोरों का भी होगा। इसी बिना पर पुलिस उन 74 लोगों की तहकीकात शुरू करती है, जिसमें यह पता चलता है कि लिस्ट में सभी लोगों के नाम और पते असली हैं सिवाय 2 लोग के, जिनका नाम और पता दोनों फर्जी निकलता है। तब पुलिस को शक होता है कि हो न हो यही दोनों चोर हैं। पुलिस बैंक के लोगों के मदद से उनका स्केच भी बनवाती है, मगर वो उनके हाथ नहीं लगता और ये चोरी एक अनसॉल्व केस बनकर रह जाती है। और इसी के 1 साल बाद शिकागो के किसी दूसरे शहर के दूसरे बैंक में कुछ ऐसा होता है जिसके बिना पर यह पूरा का पूरा अनसॉल्व केस सॉल्व हो जाता है। उस बैंक का एक कस्टमर बैंक के वॉशरूम में जाता है, जहां अचानक उसके सर पर फॉल सीलिंग गिर जाता है और जैसे ही वो ऊपर फॉल सीलिंग की तरफ देखता है उसे कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि ऊपर कोई चल रहा है। वो फौरन जाकर बैंक सिक्योरिटी को इस बात की खबर देता है। बैंक सिक्योरिटी का एक आदमी उस फॉल सीलिंग में सीढ़ी लगाता है और अपने टॉर्च से जब वो फॉल सीलिंग के अंदर देखता है तो वहाँ उसे किसी के पैर हिलते हुए दिखाई देते हैं और इससे वो डर जाता है और फौरन पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस बैंक पहुंचते ही उस फॉल सीलिंग में छुपे शख्स को चेतावनी देती है कि वो बाहर आ जाए वरना वो उसे गोली मार देंगे। और उस फॉल सीलिंग में से जो शख्स बाहर निकलता है वो कोई और नहीं बल्कि विलियम स्मार्टो होता है। बाहर निकलने पर जो पुलिस को बताता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो ये बताता है कि क्योंकि इस बैंक का वॉल्ट इस फॉल सीलिंग से बिल्कुल मिला हुआ है और उसने अपने सारे औजार भी इसी फॉल सीलिंग में छुपाए हैं, इसलिए वो फॉल सीलिंग के अंदर था। पुलिस उसके औजार बरामद कर लेती है और तहकीकात में ये बात भी सामने आ जाती है कि ये वैसा ही औजार है जो बैरिंगटन के फर्स्ट नेशनल बैंक में इस्तेमाल हुए थे। और इसी बिना पर विलियम के भाई विंसेंट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन दोनों की शिनाख्त फर्स्ट नेशनल बैंक में कराई जाती है, जहां ये साबित हो जाता है कि यही वो दोनों थे जिन्होंने उस वॉल्ट के 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स लूटे थे। पुलिस को अपनी पूछताछ में ये भी पता चलता है कि विलियम ने और भी बैंक्स लूटे थे और अब तक उसके चोरी किए हुए लूट की रकम लगभग $2 मिलियन के आसपास थी। पुलिस विलियम से पूछती है कि जब वो चोरी से इतनी बड़ी रकम पहले ही कमा चुका है तो फिर वो बार बार चोरी क्यों करता है, जिस पर विलियम का जवाब था कि उसे रिस्क और चैलेंज का नशा है और इसीलिए उसने इस चोरी को अकेले अंजाम दिया था।
इसके बाद पुलिस विलियम और उसके भाई पर फर्स्ट नेशनल बैंक में चोरी का मुकदमा दर्ज करती है और ट्रायल के दौरान उन्हें 20 साल की सजा सुनाई जाती है, जिस पर जज विलियम से कहता है कि उसकी सजा कम हो सकती है अगर वो चोरी किए हुए सामान वापस लौटा दे। तब विलियम उन्हें लूटे हुए सामान की लोकेशन बताता है जो उसने एक तालाब के अंदर छुपा रखा था, और जब लूटा हुआ सामान पानी से निकालकर कोर्ट में लाया जाता है, उस लूट के सामान में बैरेंटन बैंक से लूटा हुआ ज्यादातर सामान मिल गया और इसी बिना पर उसकी सजा 20 साल से 8 साल कर दी गई। और आखिरकार विलियम पुलिस को सब कुछ बताता है कि कैसे उसने फॉल्स सीलिंग और अलमारियों की खाली जगह का इस्तेमाल करके उस बैंक को लूटा था, जिसके बाद अमेरिका ने अपने सारे बैंक्स में सिक्योरिटी पैरामीटर को बदल दिया। उन्होंने अपने बैंक में फॉल्स सीलिंग बनाने बंद कर दिए और किसी भी तरह की खाली जगह को या तो भर दिया गया या बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से अमेरिका को अपना पूरा बैंकिंग सिस्टम बदलना पड़ा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।